हेलो दोस्तों। आज जानते हैं पुर्तगाली भारत का इतिहास। पुर्तगाली भारत की अगर बात करें तो यह नाम कभी भारत के उन भागों के लिए प्रयोग किया जाता था जो 1505 से दिसंबर 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। पुर्तगाली भारत में कई अलग अलग भूभाग शामिल थे। गोवा का क्षेत्र, जिसकी राजधानी भारत के पश्चिमी तट के मध्य पर था। गोवा की एक कंसिडरेबल एरिया, जिसकी अगर हम बात करें तो दामू या दमन, दादर और नगर हवेली के अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुंबई के उत्तर में और भारतीय राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित गुजरात राज्य के कठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर कोटा द्वीप के 7 द्वीप थे। पुर्तगाली नियंत्रण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 1600 वर्ग मील यानी 4193 वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से गोवा पुर्तगाली भारत का बड़ा हिस्सा था। न्यायिक उद्देश्यों के लिए गोवा प्रांत में चीन में मकाऊ और मलय द्वीप समूह में तिमोर भी शामिल थे। पुर्तगाली भारत में एक गवर्नर जनरल के अधीन एक एकल प्रशासनिक प्रांत और गोवा के आकर्ष 20 के अधीन एक एकल धार्मिक प्रांत का गठन किया, जो पूर्व एक प्राइमेट भी था। पुर्तगाली नाविक की यात्राएं वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते पश्चिमी यूरोप से एशिया तक का समुद्री मार्ग खोला। लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली ने हिंद महासागर में यूरोपीय अन्वेषण और व्यापार पर एकाधिकार रखा। भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली हितों को बड़े पैमाने पर नौकायन की स्थिति द्वारा निर्धारित किया गया था और गोवा में उन्हें दोनों तरफ उत्कृष्ट बंदरगाह सुविधाओं के साथ साथ एक रक्षात्मक द्वीप स्थल भी मिल गया। गोवा एशिया में पुर्तगाल का पहला प्रादेशिक अधिकार था जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। 1510 ईस्वी में अफोंसी डी अल्बुकुर्क ने गोवा की स्थापना की थी और यह 4.5 शताब्दियों तक पूर्व में मुख्य पुर्तगाली आधार के रूप में कार्य करता रहा। अल्बुकर्क ने गोवा को एक उपनिवेश और नौसैनिक अड्डा बनाने का इरादा किया था, जो कि कुछ भारतीय बंदरगाहों में स्थापित किलेबंद कारखानों से अलग था। उन्होंने अपने आदमियों को स्वदेशी महिलाओं से विवाह करने और किसानों, खुदरा व्यापारियों या कारीगरों के रूप में गोवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। ये पुरुष और उनके वंशज जल्द ही एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति बन गए और गोवा में बड़ी यूरेशियन आबादी आ गई। अल्बुकर्क और बाद में औपनिवेशिक प्रशासकों ने द्वीप पर 30 गांव समुदायों के रीति रिवाजों और संविधानों को लगभग अछूता छोड़ दिया। रिवाजों का एक रजिस्टर अल्फांसो मैक्सिमा फॉल में डाल दिया गया। पुर्तगाल के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी के रूप में गोवा को लिस्बन के समान ही नागरिक विशेषाधिकार दिए गए थे। इसकी सीनेट या नगर पालिका कक्ष राजा के साथ सीधा संचार बनाए रखता था और अदालत में इसके हितों की देखभाल के लिए एक विशेष प्रतिनिधि का भुगतान करता था।
1563 में गवर्नर ने गोवा को एक संसद की सीट बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें पुर्तगाली पूर्व के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व किया जाना था। इसे राजा ने वीटो कर दिया था। 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर ने शहर की स्थापत्य भव्यता पर ध्यान दिया, जो 1575 और 1625 के बीच अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गई थी। गोवा डोराडा की भव्यता ने पुर्तगाली कहावत को प्रेरित किया, जिसने गोवा देखा है उसे लिस्बन देखने की जरूरत ही नहीं। गोवा के बाजार में पुर्तगाली साम्राज्य के सभी हिस्सों से माल प्रदर्शित किया जाता था और अलग अलग तरह के सामान के बिक्री के लिए अलग अलग सड़क बनाई गई थी। बहरीन से मोती और मूंगा, चीनी मिट्टी और रेशम, पुर्तगाली मखमल और तैयार वस्त्र और मलय द्वीप समूह से दवाइयाँ और मसाले। मुख्य सड़क पर पुर्तगाली के अफ्रीकी उपनिवेशों से आए दासों को नीलामी में बेचा जाता था। अमीरों के घर बगीचे और तार के पेड़ों से घिरे होते थे। वे पत्थर से बने होते थे और लाल या सफ़ेद रंग से रंगे होते थे। कांच के बजाय उनकी बालकनी वाली खिड़कियों में जालीदार काम में पतले पॉलिश किए हुए सीप के गोले लगे हुए होते थे। गोवा का सामाजिक जीवन वाइसरेगल, कूट सेना और नौसेना तथा चर्च के मुख्यालय के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत से पहले दिखावटी विलासिता उच्च वर्गों से कहीं आगे तक फैल चुकी थी। लगभग सभी शारीरिक श्रम दासों द्वारा किया जाता था और आम सैनिकों ने उच्च स्तरीय उपाधियां धारण की। गरीब कुलीन लोगों के लिए कुछ रेशमी लवादें, एक रेशमी छाता और एक आम नौकर रखना आम बात थी, ताकि हर कोई अपनी बारी पर सड़कों पर घूम सके, फैशन के कपड़े पहने और उचित अनुच्छेद के साथ नगर पालिका द्वारा लाइसेंस प्राप्त विशाल जुआ सैलून थे, जहां दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी कई हफ्तों तक ठहरते थे। भारत में कहीं और पुर्तगालियों ने एक किला बनवाया था। द्वीप एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो भारत और मध्य पूर्व के बीच वाणिज्यिक और तीर्थयात्रा मार्गों को नियंत्रित करता था। 1550 के दशक के मध्य तक खंभात की खाड़ी में प्रवेश करने और छोड़ने वाले सभी गुजराती जहाज़ों को द्वीप में पुर्तगाली शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर कब्जा कर लिया, एक बंदरगाह जिसे उन्होंने लगभग 30 साल पहले लूटा और जला दिया था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी भारत और आसपास के समुद्री